हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका अपने चैनल स्टडी विद विवेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस को। काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन और खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी, यह सभी किससे संबंधित हैं? तो यह सब संबंधित हैं, भूमि सुधार के कार्यक्रम से संबंधित हैं। ये सब कौन कौन से? मध्यस्थों का उन्मूलन, खेती योग्य भूमि की सीमा। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक विसवा किसे कहते हैं? तो 20 विश्वांशी को एक विसवा कहा जाता है। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? त्रिभुज की आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है? तो लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष कानून गो के पास जमा कर देता है। कानून गो के पास जमा कर देता है। किस अधिनियम की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है? तो भू राजस्व अधिनियम 1921 धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के उद्देश्य क्या होते थे? क्या थे? तो SC ST एवं महिलाओं के भूमि संबंधित अधिकार सुरक्षित करना, ये राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के उद्देश्य थे। सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है? सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि, सहकारी खेती से तात्पर्य है सामूहिक कृषि का। सर्वप्रथम किस काल से अन्न उगाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल से अन्न उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य था, तो हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करना, ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करना, ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये पंतनगर में की गई। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो भारत में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का प्रारंभ किया गया था। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो भूमि सुधार को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल राज्य में मिली। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? तो ये मुकाम कहलाते हैं। मुकाम। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान मुकाम कहलाते हैं। किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है, तो ये खसरा कहलाता है। किसी भी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र ये खसरा कहलाता है। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है, वह सुआ कहलाता है। वह सुआ कहलाता है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। किसमें सबसे कम त्रुटि होती है? तो इनवार फीता से मापने में सबसे कम त्रुटि होती है। सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित थे? तो यह रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त से संबंधित थे सर टॉमस मुनरो। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में स्वास्थ्य से तात्पर्य है, तो भू राजस्व तथा कृषि से संबंधित हैं। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तो पटवारी के कार्यों का निरीक्षण ये गिरदावर कानूनगो करता है। गिरदावर कानूनगो करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो संविधान का पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो परंपरागत कृषि योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है।
उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने मृदा समूह क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या है 8। 8 है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2015 में परंपरागत कृषि योजना की शुरुआत हुई। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? भूमि का असमान वितरण ही भूमि सुधार की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने से के पूर्व प्रदेश में कितने प्रकार की जोतदारी, जिसे हम काश्तकारी भी कहते हैं, कितने प्रकार की थी? तो 14 प्रकार की थी काश्तकारी या जोतदारी। भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जो ड्रिप सिंचाई है ये भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू है? तो यह ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। उत्तर प्रदेश की जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम ये ग्रामीण क्षेत्रों पर ही केवल लागू है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में बकाया मालगुजारी की वसूली हेतु क्या प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी? तो यह प्रक्रिया जो है नहीं अपनाई जाएगी। कृषि उपकरणों की कुर्की यह व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। एकीकृत ग्राम फंड का अध्यक्ष कौन होता है? तो एकीकृत ग्राम फंड का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। उत्तर प्रदेश उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में जोतदारों के कौन से प्रकार हैं? तो जोतदारों के प्रकार हैं ये सक्राम्य तथा असक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर एवं आसामी। उत्तर प्रदेश उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में जोतदारों के कौन से प्रकार हैं? तो सक्राम्य तथा असक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर एवं आसामी।